नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आप लोग इंतज़ार कर रहे थे एक लंबे समय से एक अदद वैकेंसी का, जिसका सपना हम लोग काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे, वो हो गया है पूरा। पिछले लगभग 1 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ईएमआरएस के बारे में कोई नोटिफिकेशन आए, ईएमआरएस की वैकेंसीज़ का कुछ पता चले। तो चलिए, आपका और हमारा दोनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को नौकरी मिले और आप चाहते हैं कि आप लोगों को नौकरी मिले, क्योंकि हम दोनों का ध्येय जो है वो कॉमन है। तो उस कॉमन ध्येय के लिए हमारे सामने खुशखबरी आई है, ईएमआरएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम ज़रा नोटिफिकेशन पर निगाह डाल लेते हैं। वैकेंसी हर कैटेगरी में है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो मिसलेनियस टीचर्स हो, और चाहे वो आपकी नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज़ हैं वो हो। तो सभी तरह की वैकेंसीज़ हमें ईएमआरएस में देखने को मिली हैं। वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी ठीक ठाक है, तो आप लोगों को दुरुस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देनी है ताकि इस बार नौकरी पक्की हो पाए। वैसे तो बहुत सारी खुशखबरियाँ हमें देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन एक खुशखबरी ये भी, जब हमारे हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी में तो मौका मिल ही जाए। तो आपके लिए मौका आ गया है। मैं आपको बता देती हूँ नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें कि ईएमआरएस ने स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है, उसमें पूरी गाइडलाइंस भी दी गई हैं। उसमें फॉर्म फिलिंग की डेट, उसके बारे में पूरी जानकारी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये आप लोगों को क्या क्या बता रही है इसके बारे में मैं बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको बताते हुए चलूँगी। इंडेक्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन आपका इसमें पूरा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा आपको 2025 के एग्ज़ाम में ईएमआरएस में स्टाफ सिलेक्शन आपका जो है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 क्या है, पोस्ट की डिटेल्स और साथ में उनका लेवल ऑफ पे, अलग अलग वैकेंसी का, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी, इसके अलावा मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कैंडिडेट्स के लिए, और रफ वर्क, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको अलग से एक चीज़ें अलग से बताई गई हैं। पेज नंबर आपको दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक के पेज नंबर में आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हो, एज रिलैक्सेशन हो, और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। इसके बाद फिर कौन सा ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल माना जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद अपेंडिसेस हैं, जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म हैं, जो वो चाहे आपका SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, OBC NCL के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, ये सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चाहे वो डिसेबिलिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट हो, तो ये सारे अपेंडिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के विषय में। इंट्रोडक्शन तो खैर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि जितना भी स्टाफ ईएमआरएस में काम कर रहा होता है, उसे स्पेशल पे दिया जाता है, बेसिक पे पर 10%। तो आप लोगों की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है ईएमआरएस में, ठीक है। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपको वहीं रहना होगा जहाँ पर आपका स्कूल होगा, और ईएमआरएस की बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़िएगा। काफ़ी सारी जानकारी, हमारे मतलब की जानकारी यहाँ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के लिए आ गया है। आपको डेट दे दी गई है, तो 23 अक्टूबर, ये रात के 11:50 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़रा कितनी फ़ीस आपको पे करनी है, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है बता दिया गया है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म इन लोगों के लिए नहीं है, फ़ी इन लोगों के लिए नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इन लोगों पर लागू नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा 2 कंपोनेंट्स हैं आपके, एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस के। प्रोसेसिंग फ़ीस सबको देनी है, एप्लीकेशन फ़ीस सबको नहीं देनी है। इन लोगों को छोड़ के बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं फ़ीस के ऊपर, वो GST बाद में बता दिया गया है कि प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन द फी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST देयर ऑन एज एप्लीकेबल आर टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और GST भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल तरीका बता दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ें बताई गई हैं। फ़ीस की समरी देख सकते हैं आप यहाँ पर, प्रोसेसिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस दोनों हैं। जैसे कि फीमेल, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 0 है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये दे रखी है, तो आपको 500 रुपये भरने होंगे, चाहे आप प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे PGT TGT का, और चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ का। अगर मैं बात करूँ अदर देन फीमेल, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए
एप्लीकेशन फ़ीस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये प्लस उसके साथ में 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी दी गई है। तो आपकी फ़ीस बढ़ जाती है, जिसमें कि प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फ़ीस बनती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, ये तो फ़ीस हो गया हमारा सॉरी। उसके बाद है कि आपको जो कौन सी सिटी अलॉट की जा रही है एग्जामिनेशन के लिए और एडमिट कार्ड्स जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी टायर 1 टायर 2 या अगर टायर 3 भी है तो दोनों के लिए, टायर 1 टायर 2 के लिए, टायर 3 मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा जो कि प्रिंसिपल के लिए होना है। तो टायर 1 टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका किस सेंटर पे होगा, सिटी अलॉट होगी, वो अभी बताई नहीं गई है। एग्जामिनेशन की डेट भी आपको नेस्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। एग्ज़ाम का सेंटर भी आपको एडमिट कार्ड पर ही पता लगेगा। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो नीचे दे दी गई है, वो मैं आपको समझाऊंगी कि कितने कितने समय का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमें देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, हम अपने काम की चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप क्या कह रहा है भैया, प्रिंसिपल के लिए एक बात कही गई है कि अगर आप प्रिंसिपल की परीक्षा देने वाले हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए परीक्षा देने वाले हैं, तो टायर 2 का जो एग्जाम होगा, कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ESSE 2025 रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बाय कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 एग्जाम एंड इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 80-20। 20% आपका इंटरव्यू रहेगा और 80% आपका टायर 2 का एग्जाम रहेगा। तो ये रेशियो रहने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए है। ऑनलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन आपका जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही कहते हैं एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नोटिफाइड द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है, ठीक है। आपको सारे पार्ट्स जो हैं करेक्टली भरने हैं अप्लाई करने के लिए। आप अब यहाँ पर एक बात और कह दी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है अगर वो एलिजिबल है, और इस केस में कैंडिडेट को अपनी जो फ़ी है वो सेपरेटली देनी पड़ेगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की फ़ीस आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। एक चीज़ ये है, कह रहा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट ऑफ पीजीटी अगेंस्ट वेरियस पीजीटी पोस्ट एंड कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ऑफ द टीजीटी अगेंस्ट वेरियस टीजीटी पोस्ट। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप टीजीटी एसएसटी भी भर दें और टीजीटी मैथ्स भी भर दें, या टीजीटी इंग्लिश भी भर दें और टीजीटी हिंदी भी भर दें। ऐसे करके नहीं भर सकते हैं। टीजीटी में कोई एक पोस्ट, पीजीटी में कोई एक पोस्ट, इस तरीके से आप भर सकते हैं। या प्रिंसिपल और पीजीटी ऐसे करके भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन पीजीटी के ही 2 डोमेन में आप नहीं भर सकते, टीजीटी के ही 2 डोमेन में आप नहीं भर सकते, एक ही डोमेन में भर सकते हैं। आगे कह रहा है कैंडिडेट्स विल हैव टू पे फी सेपरेटली इफ ही और शी इज अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। और आगे कह रहा है कैंडिडेट्स शुड फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 1 पोस्ट। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर सेम पोस्ट इफ डिडक्टेड एट एनी स्टेज विल बी कैंसल्ड। एक पोस्ट एक एप्लीकेशन। आगे कह रहा है नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज एंड विमेन कैंडिडेट्स। हाउएवर प्रोसेसिंग फी एज एप्लीकेबल गिवन इन अबव टेबल इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी कैंडिडेट। तो आप लोगों को जो एप्लीकेशन फीस है वो तो मैंने बता दिया कि अगर आप PWD कैटेगरी से हैं या SC से हैं या ST कैटेगरी से हैं या फिर आप विमेन हैं तो आपको आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये सबके लिए, तो वो आपको देनी ही पड़ेगी। कह रहा है टायर 1 का जो एग्जाम है प्रिंसिपल के लिए वो ओनली इन दिल्ली, कह रहा है विल बी ओनली इन दिल्ली, वाइल फॉर अदर पोस्ट द सिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। देयरफॉर द कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन गिवन ऑप्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म टू सेलेक्ट एग्जामिनेशन सिटीज। तो भैया केवल प्रिंसिपल की पोस्ट ऐसी है जिसका टायर 1 का एग्जाम केवल दिल्ली में होगा, बाकियों के लिए नहीं बताया गया। वो आगे सिटी डिसाइड होगी कि कहाँ पर कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट दी गई है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें किसने कितनी पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो हैं 225 कुल। पीजीटी के लिए हर सब्जेक्ट की मिलाकर के कुल वैकेंसी हैं 1460। टीजीटी की बात करूं तो 3962, सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीजीटी पोस्ट के लिए आई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसी हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 हैं, अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी हैं, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 228 वैकेंसी हैं,
लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आई है 7,267। काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी हैं, आप लोगों को इसी मौके को भुना लेना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ज़रा अलग अलग कैसे दी गई हैं। प्रिंसिपल पोस्ट की बता देती हूँ मैं सबसे पहले। इसमें आपकी यूआर कैटेगरी की 116, ओबीसी कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर है 60, एससी कैटेगरी में 33, एसटी में 16, तो टोटल 225 वैकेंसी बनती है। बाकी इसके अलावा आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए वैकेंसीज अलग से बांट के दिखा दी गई हैं। फिर बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी की, जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो देखिए इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है और अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे कि इंग्लिश के लिए टोटल 112 है, हिंदी के लिए 81 है, मैथ्स के लिए 134 है, केमिस्ट्री के लिए 169 है, फिजिक्स के लिए 198 है, बायोलॉजी के लिए 99 है, हिस्ट्री के लिए 140 है, ज्योग्राफी के लिए 98 है, कॉमर्स के लिए 120 है, इकोनॉमिक्स के लिए 155 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 154 है और टोटल वैकेंसी है 1460 सभी सब्जेक्ट्स की मिला के पीजीटी की। बाकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर टीजीटी की वैकेंसी पर बात कर लेते हैं कि टीजीटी में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो देखिए टीजीटी की ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, इनकी अलग से दे रखी है। जैसे कि हिंदी में टोटल 424 वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है उसमें 395 है, मैथ्स में 381 है, सोशल स्टडीज़ में 392 वैकेंसी है, साइंस में 408 है और कंप्यूटर साइंस में 550। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस में दे रखी है। टोटल वैकेंसी है 2550। फिर बाकी आगे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद में टीजीटी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी भी वैकेंसी दे रखी है। रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग जगह की अलग अलग हैं। जैसे कि आपकी आसामी भाषा के लिए 8 वैकेंसी हैं, बोडो के लिए 2 हैं, बंगाली के लिए 8 हैं, गारो के लिए 1 है, गुजराती के लिए 2 हैं, कन्नड़ के लिए 6 हैं, खासी के लिए 3 हैं, मलयालम के लिए 2 हैं, मणिपुरी भाषा के लिए 11 हैं, मिज़ो के लिए 6 हैं, उड़िया भाषा के लिए 57 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी संथाली भाषा के लिए 71, तेलुगु के लिए 44 हैं और उर्दू के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी 223 वैकेंसी हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ भी दे रखी हैं रीजनल लैंग्वेजेस। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़रा जो हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं मिसलेनियस कैटेगरी वाले ग्रुप बी पोस्ट में। तो इनकी म्यूज़िक में 314 वैकेंसी हैं, आर्ट में 279 हैं, मेल और फीमेल की अलग पीटी टीचर की दे रखी है। मेल की 173 है, फीमेल की 299 है और लाइब्रेरियन की 124 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ म्यूज़िक में दी गई हैं और टोटल वैकेंसी 1189 है, जिसमें कि अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से हैं तो। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स वालों को मौका मिला है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं और आप इसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो देखिए हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 हैं, फीमेल के लिए 289 हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 हैं, अकाउंटेंट के लिए 61 है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 228 हैं, लैब अटेंडेंट के लिए 146 हैं। तो ये वैकेंसीज आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में दी गई हैं। तो टोटल 1620 वैकेंसी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में भी दी गई हैं। तो ये आपकी वो वैकेंसी हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट की हैं। इसके बाद ज़रा बात कर लेते हैं, ये तो हो गई आपकी वैकेंसी। आगे दे रखा है रिजर्वेशन के लिए, जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो कैसे होगा। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। आपका जो पीडब्ल्यूडी से जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से दिया हुआ है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी अलग अलग, तो ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। उसके बाद में ये हमारी कैटेगरी वाली बात हो गई। बाकी कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए दिए गए हैं कि आपका जो सिटीजन्स कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप सिर्फ इंडियन हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ वगैरह के बारे में बात दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात दी गई है। और देखो कह रहा है यहाँ एक बात कही है इसने कि द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट इट विल बी 23/10/2025 बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 23 अक्टूबर 2025 को आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एज क्राइटेरिया इस डेट से डिसाइड होगा। तो इस डेट को दिमाग में रखना, 23 अक्टूबर, ठीक है। कह रहा है ये लास्ट डेट होगी, क्योंकि इवन इफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सटेंडेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट इट विल बी 23/10/2025। हो सकता है कि आगे चल के आपकी जो मतलब डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो बढ़ा दी जाए,
लेकिन जो क्राइटेरिया है वो इसी को माना जाएगा 23/10 को, की इसी डेट से आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपका एज क्राइटेरिया सब इसी से डिसाइड होगा, ठीक है। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन वगैरह जो चाहिए होंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी दी गई हैं जो आपको पढ़ लेनी है, आपके लिए काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें इसमें दी गई हैं। हाँ, आगे कहा गया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन टू द नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर। अब देखो ये मिनिमम स्कोर की बात की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। एक तो आपका देखिए कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका पूरा, टायर 1 टायर 2 दोनों टायर 1 का जो टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो अलग से दिया है, टाइप टेस्ट होगा थ्रू कंप्यूटर, विल बी कंसिडर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2। मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। उसके बाद कह रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन to the notified post, every candidate has to score a minimum of 30% in the respect of general, OBC and EWS candidates and 25% in respect of SC, ST and PWD candidates in Tier 2 examination। आपने Tier 1 में बहुत अच्छे नंबर ले लिए, Tier 2 में अगर आपका दिया गया परसेंटेज नहीं है तो आप चाहे भले ही क्वालिफाई कर भी जाएं तब भी आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया Tier 2 एग्जाम के लिए दे रखा है। कह रहा है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इन Tier 2 of ESSC 2025 written test and keeping in view the number of vacancies, the candidates will be called for document verification in the ratio of 1:3 for posts other than principal and junior secretarial assistant। प्रिंसिपल की पोस्ट को हटा दिया जाए और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसके लिए 12वीं चाहिए, इन दो पोस्ट को हटा दिया जाए तो आप लोगों को 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके हिसाब से आपको रखा जाएगा। कह रहा है इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट आपको दे दी है। कह रहा आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर नोटिफाइड पोस्ट। Panel of eligible candidates will be having the validity period of 2 years from the date of publication of the panel and will be operated as and when vacancies arise। तो उन लोगों को बाद में मौका भी दिया जाएगा। आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी दी गई हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सारी आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें कितने समय का रहेगा, वो सारी चीज़ें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। अब बात आती है कि पोस्ट डिटेल्स आगे दी गई है, लेवल ऑफ पे क्या रहेगा। तो देखिए अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका लेवल रहेगा 12 और सैलरी रहेगी 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक की। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो चाहे वो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए लेवल 8 रहेगा और सैलरी रहेगी 47,600 से बेसिक पे 1,51,100 रुपये। टीजीटी के लिए अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेवल रहेगा 7 और सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400 के बीच। लाइब्रेरियन अगर आप हो तो लेवल 7 की पोस्ट रहेगी और उसमें 44,900 से लेके आपकी 1,42,400 तक की सैलरी जाएगी। अगर आप आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, मेल फीमेल कोई भी, तो आपका लेवल रहेगा 6 और सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400 रुपये के बीच। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो उसके लिए आपका लेवल 5 रहेगा 29,200 से 92,300 तक की आपकी बेसिक पे रहेगी। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए लेवल 5 ही है, सैलरी सेम है। ऐसे ही आपका अकाउंटेंट है उसके लिए लेवल 6 दिया गया है और 35,400 से 1,12,400 तक की आपकी सैलरी रहेगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट लेवल 2 है, 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा, मैक्सिमम 63,200। लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 है जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक का आपका बेसिक पे रहेगा। ये आपका पूरा क्राइटेरिया दे रखा है आपका लेवल ऑफ पे का। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, कैसे कैसे मोड रहेंगे, तो अलग अलग दे रखा है मोड। जैसे कि इसमें एक टायर 1 रहेगा, ठीक है, इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड पेन पेपर मोड पे होगा। वाइल टायर 2 विल बी the combination of descriptive questions and MCQ OMR based pen paper mode. After tier 2 there will be interview for the post of principal and skill test for the post of junior secretarial assistant। अगर आपने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको टायर 2 के बाद देना पड़ेगा एक इंटरव्यू। और अगर आपने JSA के लिए अप्लाई किया, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि 12वीं के बेस पर है, उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट जैसा कुछ होगा, या मतलब इसके लिए स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट में मेरे हिसाब से तो वही होगा कि आपको शायद शॉर्ट हैंड, और अगर शॉर्ट हैंड मांगी होगी तो नहीं तो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप TGT PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ही टायर होंगे, टायर 1 टायर 2। अब टायर 1 और टायर 2 दोनों ही आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे। MCQ बेस्ड सवाल होंगे, पेन पेपर वाले सवाल होंगे। टायर 2 में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल मिलेंगे। टायर 1 में केवल MCQ होगा।
अब बात कर रहा है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम पेपर कैसा होगा, तो बाइलिंगुअल होगा भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। आपने जो भी रीजनल लैंग्वेज ली होगी उसमें पार्ट 6 आपका उसी लैंग्वेज में होगा। कह रहा फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, जो रीजनल लैंग्वेज वाला है, द मीडियम ऑफ द टेस्ट फॉर पार्ट 5 यानी कि जो डोमेन नॉलेज वाला है और टायर 1 वाला, वो जो है आपका उसी रीजनल लैंग्वेज में दिया जाएगा जो रीजनल लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है। तो ये आगे दिया हुआ है। फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सारी चीज़ें बताई हुई हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि 5 पार्ट में आपका टायर 1 का एग्जाम होगा, जिसमें न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर। एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में जो डिटेल्स सिलेबस दिया हुआ है नेस्ट की वेबसाइट पे, वो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसमें 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10 नंबर का ईच, तो 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे और टोटल 100 नंबर का आपका एमसीक्यू बेस्ड टायर 1 एग्जाम रहेगा प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये वाला पोर्शन आपको इतने में ही करना है। तो ये हुआ प्रिंसिपल का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको टायर 2 का दे रखा है, ये प्रिंसिपल का ही है, और रेशो होगा 1:10 का। आगे रेशो भी दे रखा है कि टायर 1 में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 1:10 के रेशो में लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 10 पोस्ट हैं तो 100 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा टायर 1 में, ठीक है। फिर उनको बिठाया जाएगा टायर 2 के लिए, ठीक है। आगे टायर 2 में क्या दे रखा है, टायर 2 आपका 100 नंबर का होगा अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं तो, और 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और इसमें एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से सवाल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस होगा, जो जहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को कुल जमा ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 सवाल रहेंगे, टोटल 55 सवाल रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। टायर 3 जो है केवल प्रिंसिपल के लिए है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे टायर 2 में, वही बच्चे बुलाए जाएंगे। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा 40 नंबर का। और वेटेज जो है मेरिट लिस्ट के लिए वो बता दी गई है कि वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट यानी कि टायर 2 and interview will be in the ratio of 80-20 while determining the merit list of the post of principal। merit list के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका पेपर 2 होगा और इंटरव्यू होगा, केवल वही मान्य होगा, पेपर 1 नहीं। आगे बता रहा है पीजीटी के लिए क्या है। पीजीटी में टायर 1 का एग्जाम जो होगा OMR बेस्ड होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। आपको 2 घंटे 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि 10, 15, 15, 30 इस तरीके से मतलब 1 नंबर का 1 सवाल होगा। इसमें जीए के 10 सवाल होंगे, रीजनिंग के 15 सवाल होंगे, आईसीटी नॉलेज के 15 सवाल होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल होंगे, आपके डोमेन की जो नॉलेज है पेडागोजी वगैरह का, केस स्टडी वगैरह का 20 सवाल होंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे 10 सवाल होंगे। तो टोटल 100 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और 20 सवाल लैंग्वेज के रहेंगे, 10 सवाल हिंदी, 10 सवाल इंग्लिश। और ध्यान रखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 8 नंबर आपको लाने हैं, वरना आपका पेपर माना नहीं जाएगा। मतलब आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर आपके इंग्लिश, 10 नंबर हिंदी, तो मिनिमम 40% आपको चाहिए, यानी कि 8 नंबर आपको लाने पड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में मिला के, ठीक है। कह रहा पार्ट 1 to पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट will not be evaluated if she or he fails to attain qualifying marks in part 6। ये जो छठा पार्ट आप देख रहे हो ना, पहले ये चेक होगा, उसके बाद आपके ये वाले चेक होगा। आप इसमें पास हो भी गए, अगर इसमें पास नहीं हुए तो आपको इसमें भी पास नहीं माना जाएगा। और सेम टीजीटी में भी है, सेम आगे दिया गया है। टायर 2 के लिए वो वही कैंडिडेट्स होंगे जो 1:10 के रेशो में आएंगे आपके पेपर 1 से, टायर 1 से, ठीक है ना। आगे कह रहा है फिर पेपर 2 होगा आपका, टायर 2 वाला एग्जाम होगा, जिसमें कि स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं उसी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। 40 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 55 सवाल रहेंगे। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का 1, और डिस्क्रिप्टिव सवाल आपके 60 नंबर के रहेंगे। 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे दिए जाएंगे आपको टायर 2 के लिए पीजीटी में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो वो तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। टीजीटी के लिए भी सेम है, टायर 1 में वही आपका OMR होगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका टायर 1 का। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, और फिर उसके बाद में आपका वही पेडागोजी वगैरह के सवाल रहेंगे, केस स्टडी के 20 नंबर के, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 10 नंबर के सवाल रहेंगे। 100 नंबर के सवाल आपके यहाँ भी रहेंगे। यहाँ भी आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर के लिए, और साथ में इसी 2.5 घंटे में
30 नंबर के सवाल इंक्लूड होंगे लैंग्वेज के, 15-15 नंबर के दोनों, ठीक है। आगे सॉरी 15-15 नंबर नहीं है, 10-10 नंबर हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है और रीजनल लैंग्वेज है, और तीनों के लिए 10-10 क्वेश्चन आपके दिए होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स। ध्यान रखना एग्रीगेट जो है आपका 30 नंबर का बनना चाहिए रीजनल लैंग्वेज के साथ, ठीक है। पार्ट 1st to 5th जो है कैंडिडेट का तभी इवेल्युएट किया जाएगा जब आपने ये 40% वाला क्राइटेरिया पूरा किया हो, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज पेपर का, तभी आपका टायर 1 का बाकी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। फिर आगे दे रखा है कि फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ TGTs पार्ट 1 to 4th विल बी कॉमन, पार्ट 5th भी स्पेसिफिक एंड पार्ट 6th विल बी एज पर ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। आपने अगर कोई रीजनल लैंग्वेज ली है इनमें से कोई भी तो वो आपकी मानी जाएगी, वो रीजनल लैंग्वेज के 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आगे बनता है कि आपने ऑप्शन जो है रीजनल लैंग्वेज का वो कैसे है भाई, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के हिसाब से, ये जो ऊपर लैंग्वेजेस दी गई हैं इन्हीं के हिसाब से आपको 10 नंबर के, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा हिंदी पट्टी वाला है, बिहार से है, झारखंड से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, दिल्ली से है, कहीं इस तरफ से बच्चा है, हरियाणा से है या पंजाब से है या इस तरफ से बच्चे हैं, अगर आपको हिंदी ऑप्ट करनी है तो 10 नंबर हिंदी के, 10 इंग्लिश के और 10 आपके फिर से हिंदी या इंग्लिश के होंगे, या आप कश्मीर से हैं तो कश्मीरी, या आसाम से हैं तो आसामी, बंगाल से हैं तो बंगाली, या बोडो या डोगरी, मतलब जो भी भाषा आप लेना चाहते हो वो भाषा यहाँ पे दी गई हैं, उन भाषाओं के 10 सवाल आपको ऑप्ट करने होंगे, तो 30 सवाल आएंगे आपके। मैं बात कर रही हूँ TGT की। फिर उसके बाद टायर 2 में वही टायर 1 के हिसाब से ही होगा, और फिर टायर 2 जो है 1:10 के रेशो में बच्चे रखे जाएंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, जैसे आपका PGT में है 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन आपके, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए, वही 100 नंबर का पेपर रहेगा, 55 सवाल रहेंगे और 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट फिर वैसे ही बनेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए अलग दे रखा है, हॉस्टल वार्डन के लिए जो पेपर है आपका अलग से दिया गया है। जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा टायर 1 का वो 100 नंबर का होगा और उसमें आपका 2 घंटे ड्यूरेशन दी जाएगी, और आगे सवाल जो हैं जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल, रीजनिंग के लिए 15, ICT के लिए 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो भी हो 30 सवाल ही हो गए। 100 सवाल आपके टोटल आपको देखने को मिलेंगे अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए भर रहे हो तो। फिर आता है सेम वही बात है, यहाँ भी भाषा वाली भी 10 नंबर की। आगे कह रहा है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आप 1:10 के रेशो में बुलाए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपका जो सेकंड टायर होगा वो होगा, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आएगा जो भी आपका दे रखा है हॉस्टल वार्डन के लिए, वही 40 और 15 सवालों के हिसाब से 100 नंबर के सवाल होंगे और 3 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलेगा हॉस्टल वार्डन का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में भी बिल्कुल वैसे ही दे रखा है आपको, 100 नंबर का पेपर यहाँ भी है और 2 घंटे की आपको ड्यूरेशन दे रखी है। रीजनिंग है, उसके बाद पहले जनरल अवेयरनेस है, फिर रीजनिंग है, फिर ICT है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ही रखे गए हैं सिर्फ, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद में सेकंड पेपर के लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही अकाउंटेंसी वगैरह ही, या जो नीचे आपको सिलेबस में दे रखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर है और 2 घंटे दिए गए हैं, सेम वही सवाल हैं सारे। इसमें रीजनल लैंग्वेज जो है ऐड कर दी गई है अलग से। फिर उसके बाद में टायर 2 के लिए दिया गया है, टायर 2 भी आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, सेम वैसे ही सबका वैसा ही दिया हुआ है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे दिए गए हैं और सेम वही 25-25 करके, 25 रीजनिंग, 25 आपका मैथ्स, फिर जनरल अवेयरनेस के लिए 20, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए 10 सवाल और लैंग्वेज के लिए 10-10 सवाल हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग दिए गए हैं। 100 नंबर का पेपर इनका भी है, ठीक है। 1:10 का रेशो इनका भी रहेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनका भी दे रखा है आगे से, 3 घंटे का पेपर। आगे बढ़ें तो फिर उसके बाद में लैब अटेंडेंट के लिए दे रखा है, बिल्कुल सेम पेपर ऐसे ही, यहाँ 2 घंटे का ये भी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनका भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दे रखा है। तो आगे चल के आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें। फिर आता है आंसर की और OMR शीट के लिए, तो वो आपको बाद में दिख जाएगी, जब आप अपना आंसर की देखेंगे तो उसमें आपकी OMR शीट आपको मिलेगी, वहाँ से आप देख पाएंगे। एडमिट कार्ड के लिए आगे बात बता दी गई है, चीज़ें दे दी गई हैं। एक सेकेंड, और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है।
नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट और टाइम अदर देन दैट अलॉटेड टाइम टू हर और हिज ऑन हर और हिज एडमिट कार्ड। तो वो तो ठीक है, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ईमेल दे रखा है, ईमेल हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, इस ईमेल पर चेक करते रहनी है चीज़ें। ये इनकी जो वेबसाइट है और मेल आईडी है, इनको नोट करके रखिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप यहीं पर इनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी दी गई हैं, फ़ोटोज़ के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे दिया गया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको, वो पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको रफ वर्क के बारे में बताया गया है, वो रफ वर्क देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ एज लिमिट के बारे में बात की गई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रिंसिपल की जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स दी गई है, और एज रिलैक्सेशन बताया गया है कि रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स की डिग्री किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम है तो एलिजिबल नहीं है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बीएड की, जो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स कम से कम, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए जिसमें कम से कम आपने 50% मार्क्स लिए हों बीएड कंपोनेंट के साथ। एक्सपीरियंस के लिए इसमें बोला गया है कि एनालॉगस पोस्ट के लिए या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लेवल 12 में आपने पे मैट्रिक्स पे काम किया हुआ हो तो बहुत बढ़िया है, या वाइस प्रिंसिपल रहे हों, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहे हों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल स्टेट की हैं लेवल 10 पे, और कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस आपको कंबाइंड सर्विस का पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल का होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल उसमें मिनिमम आपने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम किया हो। उसके बाद आपका दे रखा है पीजीटी और लेक्चरर के लिए क्या दे रखा है उसको भी बता देती हूँ मैं। पीजीटी और लेक्चरर हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 8 पे आपने काम किया हो, पे मैट्रिक्स पे कम से कम 12 साल रेगुलर सर्विस में आप रहे हो, तब भी आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं। डिज़ायरेबल भी दे रखा है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पीजीटी के लिए दे रखा है कि उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज 40 है। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दे रखा है, और 55 साल तक के लिए आप इसमें इंक्लूड होंगे अगर आपके पास कोई एज रिलैक्सेशन है तो। ये पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं। इसमें फिर आगे से दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा कह रहा है कि हर पोस्ट के लिए अलग बताया गया, लेकिन मिनिमम मार्क्स जो है आपके एग्रीगेट बीएड में 50% होने चाहिए एटलीस्ट, और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स की जो डिग्री है आपकी कहीं ना कहीं से होनी चाहिए और मिनिमम 50 मार्क्स के साथ होनी चाहिए। तो ये भी सब्जेक्ट कंसर्न में अलग अलग दे रखा है, लेकिन मिनिमम 50% आपसे मांगे ही गए हैं पीजीटी पोस्ट के लिए भी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। बीएड डिग्री दे रखी है, अच्छा वो तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए अलग दी गई है, और केमिस्ट्री वगैरह के लिए, मैथ्स वगैरह के लिए, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जो क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग दिया गया है। उसके बाद में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है। 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज हो सकता है। एज रिलैक्सेशन का अलग से बताया गया है 55 ईयर्स। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से दे रखा है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc दे रखा है कंप्यूटर साइंस से, आपने IT से MCA किया हो, MA किया हो या MTech किया हो कंप्यूटर साइंस से, IT से, ठीक है। या और इसके साथ में बता रखा है कि प्रमोशन के लिए फ्यूचर में आपको बीएड ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो बीएड आपने नहीं किया तो आप प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर आगे टीजीटी के लिए दे रखी है। मैक्सिमम एज 35 साल है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैटेगरी के लिए दी गई है, और 55 साल EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है अलग से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स भी हो सकता है जिसमें आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स जो हैं वो अवेल किए हो बीएड के साथ, ठीक है। या बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री हो सकती है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से कम 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप चलेंगे। फिर उसके बाद में आगे आपको इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों में बात कही गई है। फिर उसके बाद बताया गया है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हो किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और ग्रेड जो है कैंडिडेट का वो मेंशन हो ग्रेजुएशन लेवल पे, और 3 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाला NCTE वाला होता है वो भी आप 50% मार्क के साथ हैं तो भी एलिजिबल होंगे। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, भाई बीएड कंपलसरी है,
बीएड बता दिया गया है, 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड हो, बीएड एमएड हो, या आपने बीएड किया हो, या फिर कह रहा है टीजीटी के लिए जो रीजनल लैंग्वेजेस वाले हैं उनके लिए जो है कह रहा है डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर्स पोस्ट एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ESSE 2025 इज अलाउड इन ल्यू ऑफ बीएड। केवल उन बच्चों के लिए जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज से आते हैं, सिर्फ उनके लिए ऐसा कहा गया है। सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप, पेपर 2, साथ में सीटेट सर्टिफिकेट जो है कट ऑफ डेट से पहले आपने क्वालिफाई कर लिया हो, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। एक चीज़ और कह रहा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स विद बीएड कंपोनेंट इज नॉट नेसेसरी, हाउएवर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट इज मैंडेटरी। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला प्रोग्राम नहीं भी किया तो भी चलेगा, बस आपने ग्रेजुएशन में और बीएड में अलग अलग कम से कम दोनों में मिला करके भी 50% लाए हों तो चलेगा। पोस्ट वाइज जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो अलग अलग दे रखा है। टीजीटी हिंदी के लिए बताया है, फिर इंग्लिश के लिए भी बताया, मैथ्स के लिए भी बताया गया, सबके लिए अलग अलग बताया गया है कि आपका जो चॉइसेस हैं वो किस किस हिसाब से इसमें होंगी। ठीक है, सबका अलग अलग दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा अपनी पोस्ट के लिए। इसके बाद फिर आगे दिया है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एज रिलैक्सेशन वही 35 साल, सेम वही सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी है। फिर इसके बाद आर्ट टीचर के लिए भी दिया हुआ है, आर्ट टीचर के लिए भी 35 साल मैक्सिमम एज दी गई है। और म्यूज़िक टीचर के लिए यहाँ नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स दे रखा है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ, साफ साफ बोल दिया गया है। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। साथ में एज रिलैक्सेशन सेम तरीके से बताया गया है। ठीक है, आगे क्या रखा है कि कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए और प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक मस्ट बी द सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री एज अ मेन सब्जेक्ट की तरह आपने पढ़ा हुआ हो। और साथ में वर्किंग नॉलेज जो है हिंदी इंग्लिश की या अदर रीजनल लैंग्वेज की आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस ये डिज़ायरेबल है सारा कि आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का एक एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज हो। ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी दिया हुआ है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। सभी अलग अलग फीमेल स्टाफ नर्स का भी दे रखा है नीचे, और भी हॉस्टल वार्डन का दे रखा है। इसी तरीके से आपका अकाउंटेंट का दे रखा है, जूनियर असिस्टेंट का दे रखा है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का दे रखा है। ऐसे आपका लैब अटेंडेंट का दे रखा है पूरा। तो देखिए लैब अटेंडेंट में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है, अगर आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक का कोई डिप्लोमा है, तो आप लोग 12वीं पास की हुई है या फिर साइंस स्ट्रीम से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपकी मैक्सिमम एज 30 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 से कम हो। इधर दे रखा है कि आपने अगर जूनियर JSA का फॉर्म भरना है तो सीनियर सेकेंडरी क्लास आपने 12वीं पास की हो, और साथ में 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। 12वीं पास बच्चों के लिए कितना अच्छा मौका है इस टाइम पे। और 30 साल मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। और इधर दे रखा है अकाउंटेंट के लिए 30 साल की एज मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो कॉमर्स में, अगर आपने BCom किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और साथ में बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबल नहीं है। अगर किसी ने BBA किया हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो केवल BCom वाला बच्चा होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर हॉस्टल वार्डन के लिए भरना चाहते हो 35 साल मैक्सिमम एज, इससे ज़्यादा ना हो। 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या अदर NCT प्रोग्राम से, या आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली हो, तब आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्म और दिया गया था हमारा फीमेल स्टाफ नर्स का, जिसके लिए आपने मैक्सिमम एज 35 है और BSc ऑनर्स आपने नर्सिंग से कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हो, या रेगुलर कोर्स किया हो BSc नर्सिंग का किसी यूनिवर्सिटी से, या इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc किया हो नर्सिंग से किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या रजिस्टर्ड हो नर्स और मिडवाइफ की तरह कहीं पर आप RN हो, RM हो, ठीक है, किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और 2 या 2 से ज़्यादा 2.5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है, और 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। तो ये सारी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आपने फॉर्म भरने के बारे में नहीं सोचा है, सोच लीजिए, बहुत अच्छा मौका है। EMRS की और जानकारी के लिए मैं आपसे मिलती रहूँगी। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और भी चीज़ों पर बात करेंगे और जुड़े रहेंगे हम यहीं पर। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आप सबको मेरी तरफ से। नमस्कार।